यह कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो पेन से कुछ लिखते हुए खुद को चाटिया वांडा क्रेमली बताता है। वह इनक एम्पायर का ग्रेट चांसलर है। चाटिया खुद को एक लॉयल सर्वेंट बताता है जो वैम्पायर्स के किंग बनने की ग्लोरी से ज्यादा अपने मास्टर की सर्विस का प्लेजर पसंद करता था। एक मैजिकल बुक ओपन होकर उड़ती हुई दिखाई देती है जो एक कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल के ऊपर मंडरा रही होती है। चटिया अनाउंस करता है कि वह यह रिकॉर्ड छोड़ने की हिम्मत कर रहा है ताकि अपने मास्टर की लिमिटलेस अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर सके। रिकॉर्ड की शुरुआत एक ग्रेट इवेंट के डिस्क्रिप्शन से होती है। एक दिन आसमान में पर्पल लाइटनिंग की बड़ी फ्लैश के बीच अचानक एक आदमी दूसरे वर्ल्ड से प्रकट होता है। उसके साथ एक कैटास्ट्रॉफिक सीन होता है जिसमें एक ह्यूज ड्रैगन भी शामिल था। वह आर्क्स कॉन्टिनेंट को इन्वेड करने लगता है। इस इन्वेजन के बाद एक बड़ी भीड़ उत्साह से चीयर करती हुई दिखाई देती है। ग्रेट आर्क्स एम्पायर की जनता अपने एम्परर की लाइफ और उनकी मैजेस्टी की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही होती है। चांसलर क्रेमली अपने मास्टर एम्परर के पास आता है। वह उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस के साथ बताता है कि इस विक्ट्री के बाद सारी डायमेंशंस उनके पैरों तले आ चुकी है। लेकिन एम्परर लिस्टलेसली रिपीट करता है कि सारी डायमेंशंस। वह अपनी पीठ चांसलर की तरफ करके अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है और बताता है कि आखिर में कोई भी उसके होमलैंड के बारे में कुछ नहीं जानता। क्रेमली उसे चिंता से देखता है और सोचता है कि उसे आखिर क्या हो गया है। क्रेमली फिर से नरेशन पर लौटता है और बताता है कि यही आदमी उसका मास्टर है। जिस दिन वह प्रकट हुआ सिर्फ 50 सालों में उसने पूरा विशाल कॉन्टिनेंट कन्क्वर कर लिया। क्रेमली अपने मास्टर की इनॉर्मस एबिलिटीज को डिस्क्राइब करता रहता है। वह एक ऐसा बीइंग है जो सिर्फ अपने थॉट से मिलियंस डेड को कमांड कर सकता है। उसकी स्किल और स्वॉर्ड्समैनशिप में माउंटेन्स को स्प्लिट करने और सीज को क्लीव करने की पावर है। यह मास्टर इनॉक एम्पायर का एम्परर कहलाता है। वह एक अनक्लासिफाइबल कैटास्ट्रोफी है जो दूसरे वर्ल्ड से डिसेंड हुआ। वह इमॉर्टल है, डेड का किंग है जो लिविंग को रूल करता है। क्रेमली कंफर्म करता है कि जितने भी नेम्स उसे दिए गए उनमें से कोई भी उसके अपने नेम से ज्यादा फिट नहीं था। काउंटलेस बीइंग्स उसकी ओवरवेलमिंग पावर के सामने घुटने टेक देते थे। जो फूल्स उसे चैलेंज करते थे उन्हें अनडेड बना दिया जाता था और इटर्नल लॉयल्टी डिक्लेयर करने पर मजबूर किया जाता था। कोई भी चीज उसकी मैजेस्टी का मैच नहीं थी। उसने कॉन्टिनेंट को टेरर करने वाले ड्रैगन्स को डिफीट किया, डीमन किंग को हराया, डीमन वर्ल्ड के 7 आर्च ड्यूक्स को हराया, हेवनली डीमन को हराया, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड अलायंस के हेड को हराया और वर्ल्ड ट्री को गार्ड करने वाले स्पिरिट्स के किंग को भी पराजित किया। और बेशक इनोक कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड सारी डायमेंशंस उसके पैरों तले आ गईं। लेकिन क्रेमली सोचता है कि वह जैसे एक हम्बल बीइंग अपने मास्टर की विल को कैसे समझ सकता है, क्योंकि जो वह सच में चाहता था वह कुछ और ही था। वह सिर्फ अपनी होमलैंड अर्थ पर वापस लौटना चाहता था। सारी डायमेंशंस घूमने के बावजूद जब होमलैंड वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो एम्परर ने अपने कमांड में मौजूद सारे गॉड्स ऑफ वॉर को समन किया। अपने थ्रोन से फॉलोअर्स को एड्रेस करते हुए उसने कहा कि वह थक चुका है और अब डीप स्लंबर में जाना चाहता है। उसके फॉलोअर्स शॉक्ड हो जाते हैं। कोई सोचता है कि इस डिसीजन का क्या मतलब है। एक स्केलेटल लिच जैसा दिखने वाला कहता है कि उनके सर्वेंट्स होने के नाते वे उसके लिए वापसी का रास्ता ढूंढते रहेंगे। लेकिन एम्परर पूछता है कि अब वापस जाने का पॉइंट ही क्या है, क्योंकि उसके होम्सलैंड छोड़े हुए लगभग 300 साल बीत चुके हैं। वह कहता है कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स जिन्हें वह बहुत मिस करता था अब बूढ़े हो गए होंगे, बीमार पड़ गए होंगे और शायद सब मर चुके होंगे। एम्पियर कंक्लूड करता है कि अब बहुत लेट हो चुका है। उसके फॉलोअर्स उसे सैडली देखते हैं। फिर वह एक नया ऑर्डर जारी करता है कि अब से सब सिर्फ उसके लिए इटर्नल रेस्ट में जाने का रास्ता ढूंढने पर फोकस करेंगे। फॉलोअर्स डिस्पेयर में चिल्लाते हैं और मैजेस्टी के इस डिसीजन का ऑब्जेक्शन करते हैं। क्रेमली नरेट करता है कि उस दिन इंपीरियल पैलेस में रोने की आवाजें कभी नहीं रुकीं, लेकिन एम्परर का ऑर्डर चैलेंज नहीं किया जा सकता। आखिर में पैलेस के सीनियर लीजेस एक मैजिक सर्कल ऑफ डिसइंटीग्रेशन बनाते हैं जो सब कुछ फॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया था। एम्परर मैजिक सर्कल को देखता है और कमेंट करता है कि शायद अब वह सबको देख सकेगा। सिर्फ इन शब्दों के साथ उसका मास्टर अकेला मैजिक सर्कल की तरफ चल पड़ता है। क्रेमली उसके पीछे दौड़ता है, उसे पुकारते हुए। उसी मोमेंट पर क्रेमली सीन में दिखता है, दौड़ता और हाँफता हुआ।
अपने मास्टर को लाउडली पुकारते हुए। मैजिक सर्कल की तरफ दौड़ते हुए वह अनाउंस करता है कि वह डेथ में भी उसकी सर्विस करेगा। जैसे ही एम्परर का कदम मैजिक सर्कल में पड़ता है, डिसइंटीग्रेशन मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और एम्परर के पीछे क्रेमली भी मैजिक सर्कल में कदम रखता है। तभी तेज लाइट चमकती है और सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। प्रेजेंट में अचानक एक वॉइस आती है कि लाइट्स क्यों बंद हैं, जिससे क्रेमली चौंक जाता है और एम्परर अब अपनी अर्थ बॉडी में होता है जिसका नाम कैंग जून है और उसकी बाहों में एक बेबी गर्ल है। वह क्रेमली को डांटता है कि घर में रहते हुए वह लाइट्स क्यों बंद रखता है, जबकि क्रेमली अब मॉडर्न स्पोर्ट्सवेयर पहने हुए है और सिर पकड़कर कहता है कि सबसे अंधेरी रात में भी एक कैंडल सन से ज्यादा चमकती है। कंग जून उसे घूरता है और कहता है कि अगर किसी बात की शुरुआत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से करनी पड़े तो वह बात बोलनी ही नहीं चाहिए, जिस पर क्रेमली शर्म से गला साफ करता है और पूछता है कि मास्टर अभी तक सोए क्यों नहीं। कंग जून कहता है कि क्या वह मजाक कर रहा है, क्योंकि बेबी नहीं सो रही और इसीलिए वह भी नहीं सो सकता। क्रेमली झुककर माफी मांगता है, लेकिन कैंग जून कहता है कि धीरे बोले वरना बेबी जाग जाएगी, और तभी बेबी सच में रोने लगती है। कैंग जून गुस्से में कहता है कि अब उसने उसे जगा दिया है, इसलिए अब वही बेबी को संभालेगा। क्रेमली हमेशा की तरह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करता है और कहता है कि शायद बेबी भूखी है, लेकिन कैंग जून जवाब देता है कि उसे अभी अभी बेबी फूड खिलाया है। फिर क्रीमली कहता है कि शायद उसका डायपर गंदा है, मगर कांग जून कहता है कि वह साफ है। आखिर में क्रीमली कहता है कि अपनी नॉलेज से वह नहीं समझ पा रहा कि बेबी क्यों रो रही है, और कांग जून उसे यूजलेस कह देता है। क्रेमली फिर से अपनी बुक में लिखने के लिए बैठता है। तभी कैंग जून की वॉइस आती है कि लेट नाइट स्नैक आ गया है, और लेट नाइट स्नैक सुनते ही क्रेमली की आंखें चमक उठती हैं। कैंग जून बताता है कि वह चिकन है और क्रेमली चिकन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग जाता है। बुक से नरेशन जारी रहती है, जहां क्रेमली लिखता है कि मैजिक सर्कल की फेलियर से उसका मास्टर आखिरकार अपने होमलैंड लौट आया और वहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसने कभी मैरिज नहीं की थी और कभी किसी से लव नहीं किया था। फ्रेम में कैंग जून की बेटी के रूप में एक रेड हेयर बैंड दिखाई देती है। फिर सीन चिकन और ड्रिंक्स पर कट होता है और प्रेजेंट में कैंग जून, क्रेमली और बेबी सोल टेबल पर बैठे चिकन खा रहे होते हैं, जहां क्रेमली मुस्कुराकर कहता है कि चिकन हमेशा की तरह डिलीशियस है। कंग जून की बहन सुबिन बूढ़े क्रेमली से कहती है कि वह आराम से खाए और सोल को गोद में लेने का ऑफर देती है ताकि किंग जून आराम से खा सके। फिर वह पूछती है कि क्या कंग जून आज भी घर पर ही रहा, और कहती है कि शायद वह अब भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। कंग जून खाते हुए कहता है कि घर पर रहना एक्चुअली कंफर्टेबल है और वह बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, लेकिन सुबिन उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि वह सच में कंफ्यूज्ड होगा, खासकर इतने बड़े हादसे के बाद। कंग जून फिर कहता है कि वह सच में ठीक है, मगर सुबिन उसे रोक देती है और कहती है कि उसे दिखावा नहीं करना चाहिए, और यह भी कहती है कि वह बस ग्रेटफुल है कि वह जिंदा लौट आया। वह उसे याद दिलाती है कि वह फर्स्ट गेट इंसिडेंट में गायब हो गया था और सालों तक गेट के अंदर ट्रैप्ड रहा था, इसलिए जल्दी नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। कांग जून सोल को पकड़ते हुए कहता है कि उसने 1000 बार बताया है कि वह गेट में ट्रैप्ड नहीं था, बल्कि उसे अचानक एनो कॉन्टिनेंट में समन किया गया था, जिस पर सुबिन व्यंग्य भरे लहजे में कहती है कि अब वह फिर से उसी स्ट्रॉन्ग एम्परर वाली कहानी शुरू करेगा क्या। और कांग जून शांत भाव से कहता है कि वह सच्चाई ही बता रहा है। सुबिन फिर क्रेमली की ओर इशारा करती है और पूछती है कि यह एल्डरली जेंटलमैन कौन है। क्रेमली विनम्र होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कांग जून बताता है कि वह उसका पुराना एडवाइजर है और स्टेट अफेयर्स में उसकी मदद करता था, जबकि क्रेमली सिर झुकाकर जोड़ता है कि एक वफादार सर्वेंट के रूप में वह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी संभालता था। सुबिन, जो खुद एक फैक्ट्री वर्कर है, हल्के सेटायर में सिर हिलाती है और कहती है कि गेट सर्वाइवर्स को अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन या स्पीच लॉस हो जाता है और यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से होता है, लेकिन उसे खुशी है कि कांग जून और क्रेमली को सिर्फ हल्के डिल्यूजन्स हैं। कांग जून इरिटेट होकर कहता है कि भले ही वह उसकी बहन है, लेकिन उसे पागल कहना गलत है। सुबिन उसे थपथपाती है और कहती है कि 3 साल बाद लौटने पर ऐसा होना नॉर्मल है, और समझाती है कि अब उसके पास सोल है, वह यंग है, इसलिए उसे सिर्फ एडजस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए, और जब तक वह संभल नहीं जाता वह सब मैनेज करेगी। फिर सुबिन क्रेमली से कहती है कि वह जब तक चाहे यहाँ रह सकता है, और क्रेमली झुककर उसे धन्यवाद देता है। कंग जून सोल की तरफ देखता है, जो अपनी बिब के धागे खोलकर खेल रही होती है, और मुस्कुराकर कहता है कि वह उसके लिए बांध देगा। धागे पकड़ते हुए वह कैजुअली कहता है कि पहले वह खुद कतारों के लिए फांसी के नॉट्स बनाता था, और सोल मासूमियत से उसे देखकर कुछ शब्द दोहराने की कोशिश करती है। कंग जून गंभीर चेहरा बनाकर कहता है कि अगर नॉट टाइट हो तो गर्दन तुरंत टूट जाती है।
तभी सुबिन अचानक चीखती है और हैरान होकर पूछती है कि वह एक बच्चे से क्या बातें कर रहा है, और कांग जुन कूल होकर कहता है कि वह बस पैटर्नल एजुकेशन दे रहा है। सुबिन गुस्से में उसे रोकती है और कहती है कि अब से कोई डरावनी बात नहीं, जिस पर कांग जुन बड़बड़ाता है कि यह बहुत मुश्किल काम है और नैपकिन से सोल का चेहरा साफ करता है। इतने में सोल कांग जुन की गोद में आराम से सो जाती है और सुबिन यह देखकर कहती है कि सोल को अपने पिता का टच पसंद है। कांग जुन सोल को उठाता है और जब वह नींद में झुकने लगती है तो कहता है कि वह उसे कमरे में सुला देगा। फिर वह सोल के कमरे में जाकर उसे धीरे से बेड पर लिटा देता है और सोल को गर्म नजर से देखते हुए सोचता है कि यह उसकी अपनी बेटी है जो उसके इनोक कॉन्टिनेंट में समन होने के दौरान पैदा हुई थी। यादों में सुबिन उसे बताती है कि बच्ची का नाम ली सोल है और उसकी मां चाइल्ड बर्थ के दौरान मर गई थी, जिस पर कांग जुन जवाब देता है कि यह बात 300 साल पुरानी है। सुबिन एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर बस इतना कहती है कि जो भी हो वह उसकी बेटी है और उसे उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। प्रेजेंट में कांग जुन सोल के पास बैठता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है। उसे याद आता है कि इनोक कॉन्टिनेंट में सनसेट के समय क्रेमली ने उससे पूछा था कि अगर वह कभी अपने होमलैंड लौटे तो क्या करेगा, और कैंग जुन ने जवाब दिया था कि वह बस एक शांत ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है जहां कोई उसे नोटिस न करे। अब वह सोल को ब्लैंकेट से ढकता है और सोचता है कि शायद इसी तरह बच्चे को पालना और जीना भी एक ऑर्डिनरी लाइफ ही है। वह उठता है और डेस्क पर रखे कुछ पेपर्स देखता है और जैसे ही वह उन्हें उठाता है उसे बिल्स और पेमेंट नोटिसेस दिखाई देते हैं। फिर सीन अगले दिन दोपहर में कट होता है जहां कांग जुन कहता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम हो गई है और वह सोल को स्पून से खाना खिला रहा होता है जबकि पीछे क्रेमली खड़ा है। क्रेमली चिंतित होकर पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम, लेकिन कांग जुन सोल को फीड करते हुए पूछता है कि खाना कैसा है, और क्रेमली हैरान होकर अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या ग्रेट मास्टर के मुंह से सच में प्रॉब्लम शब्द निकला है। कांग जुन उसे पेपर्स पढ़ने को कहता है और क्रेमली पहले अनपेड फोन बिल्स की नोटिस पढ़ता है, फिर वाटर शट ऑफ वार्निंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी सस्पेंशन और गैस कट ऑफ का नोटिस पढ़ता है। कांग जुन कहता है कि बस अब काफी है और क्रेमली झुककर पूछता है कि क्या यह सब लेट पेमेंट्स की डिमांड है, जिस पर कांग जुन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, और लगता है सबिन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हालत पूरी तरह मैस है। क्रेमली हैरान होकर कहता है कि कोई रॉयल फैमिली से पैसे कैसे मांग सकता है और सजेस्ट करता है कि नोबल्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर खर्च पूरे किए जाएं। कांग जुन अपनी हंसी रोक नहीं पाता और सिर पकड़कर जोर से हंसने लगता है, जबकि क्रेमली डर जाता है और समझ नहीं पाता कि मास्टर को क्या हो गया है। कांग जुन मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है कि इस दुनिया में उनकी हालत इनोक के स्लेव्स जैसी है, जहां मेहनत करनी पड़ती है, दूसरों की सर्विस करनी पड़ती है और बदले में थोड़ा सा पैसा मिलता है। क्रेमली शॉक में खड़ा रह जाता है क्योंकि एक रॉयल वैम्पायर लिनिएज का आर्च ड्यूक जो कभी पूरा राज्य चलाता था अब यहाँ एक मामूली आदमी बन चुका था और वह घुटनों पर गिरकर इस स्लेव वाली बात को हजम नहीं कर पा रहा था। कुछ पल वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, फिर तय करता है कि असली फॉलोअर वही होता है जो कठिन समय में भी अपनी लॉयल्टी साबित करे, और वह घुटनों पर झुककर कहता है कि वह फिर से एम्पायर खड़ा करने में मदद करेगा ताकि कांग जुन एक बार फिर थ्रोन पर लौट सके। कांग जुन हल्के स्वर में जवाब देता है, जैसा चाहे वैसा करो, और फिर वह सोल को गोद में उठाता है और धीरे से कहता है कि अब उन्हें पैसे कमाने होंगे। कुछ समय बाद कांग जुन सोल को बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह मुंह खोले, लेकिन सोल जिद में सिर घुमा लेती है। पास ही सबिन खड़ी यह सब देख रही होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने स्पेशली ब्लैक सेसमी से यह बेबी फूड बनाया था, लेकिन लगता है सोल को यह पसंद नहीं आया। कांग जुन को याद आता है कि किसी ने कहा था कि बच्चे को जबरदस्ती खिलाने से बेहतर है उसे खाने में इंटरेस्ट दिलाना और उसे प्ले जैसा महसूस कराना। वह कहता है कि अब गेम खेला जाएगा और सुबिन और सोल दोनों उसकी तरफ उत्सुकता से देखने लगते हैं। कांग जुन समझाता है कि यह एक कंपटीशन है, जो अपने खाने को जल्दी चबाकर निगल लेगा वही जीतेगा, और वह स्पून उठाते हुए कहता है कि अगर सोल जीती तो आज वह जो चाहे कर सकती है। सोल की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है और वह खुशी से चिल्ला देती है, जबकि सुबिन हंसते हुए सोल को फीड करने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपने पापा को हराना है। कांग जुन चालाक मुस्कान के साथ सोचता है कि वह बहुत स्लो है और उसे अपना अतीत याद आता है, यानी इनोक कॉन्टिनेंट, जहां उसे हमेशा सीधे चॉइस में फेंक दिया गया था। वह सोचता है कि एब्सोल्यूट पावर तक पहुंचने का कारण बस एक ही था कि उसने हर छोटी चीज में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, चाहे वह सिर्फ एक रैबिट को हंट करना ही क्यों ना हो। अचानक वह तेजी से खाना शुरू कर देता है और सोल से कहता है कि सॉरी,
लेकिन इतनी स्लो स्पीड से तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। सोल शॉक में उसे देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं और कुछ ही पलों में वह रो पड़ती है। सुबिन दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है और गुस्से में पूछती है कि उसने उसे क्यों रुला दिया। कंग जून कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुबिन जवाब देती है कि लग तो ऐसा ही रहा था। कंग जून अपनी रोती हुई बेटी को देखता है और कहता है कि अगर तुम्हें यह अनफेयर लगता है तो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए। सुबिन चुप खड़ी रह जाती है जबकि सोल और जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रेमली अपनी नोटबुक में लिखता है कि आज सुबह एम्परर ने प्रिंसेस को फूड ड्यूअल में चैलेंज किया और मैजेस्टी ने पूरी कोशिश की और 3 साल की प्रिंसेस से जीत छीन ली। वह खिड़की से बाहर देखते हुए लिखता है कि उसे एम्परर के फ्यूचर एक्शंस को लेकर थोड़ा कंसर्न महसूस हो रहा है। बाद में कंग जून सोल को पकड़े हुए सुबिन से पूछता है कि क्या वह आज बाहर जा सकता है। सुबिन सफाई करते करते रुक जाती है और हैरानी से पूछती है कि अचानक क्यों। वह कहती है कि आज उसकी हॉलिडे है और वह सोल को संभाल लेगी, लेकिन उसे अकेले बाहर जाने देना ठीक नहीं। तभी क्रेमली हंसते हुए बीच में बोलता है कि कोई चिंता नहीं, वह साथ रहेगा। और सुबिन चौंक कर पूछती है कि तुम भी जा रहे हो क्या। फिर सीन बस पर कट हो जाता है और कांग जून और क्रेमली बस में बैठे होते हैं। सफर के दौरान कांग जून को सुबिन से हुई बातचीत याद आती है, जब उसने माना था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा है और उसने बताया था कि जिस एरिया में वे रहते हैं वह अनसेफ है, इसलिए किराया सस्ता है, लेकिन अब वह डिपॉजिट इस्तेमाल कर रही है। कंग जून ने पूछा था कि उसकी बहन को कितने पैसे चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया था और कहा था कि वह संभाल लेगी और उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। फिर हंसते हुए उसने कहा था कि अगर इस हफ्ते खरीदा हुआ लॉटरी टिकट जीत गया तो करीब 1 अरब वॉन मिलेंगे और तब वे किसी सेफ प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे और वह पूरी तरह सोल पर ध्यान दे पाएगी। सोती हुई सोल को देखते हुए उसने कहा था कि इस उम्र में उसे बस लव और अटेंशन चाहिए। बस में बैठे कैंग जून सोचता है कि यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे पैसे से सॉल्व किया जा सकता है और वह क्रेमली से कहता है कि उसने इस पर विचार किया है और उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए क्रेमली को एक नई आइडेंटिटी चाहिए। क्रेमली पूछता है कि क्या आप मेरे नेम की बात कर रहे हैं और कैंग जून हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि उसने उसके लिए इस दुनिया के हिसाब से एक परफेक्ट नेम सोच लिया है। क्रेमली एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका महान एम्परर अब उसे नया नाम देने वाला था। कैंग जून कहता है कि अब से तुम शेल्टियर वॉन क्रेमली नहीं बल्कि चॉय डोल्सो हो। क्रेमली कंफ्यूज्ड होकर नाम दोहराता है और सोचता है कि वह इस दुनिया में अभी ज्यादा समय नहीं रहा, फिर भी यह नाम कुछ अजीब है। कंग जून उसका चेहरा देखकर पूछता है कि क्या उसे नाम पसंद नहीं आया और क्रेमली तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर देता है। कंग जून समझाता है कि डोल्सो नाम लॉयल्टी का सिंबल है, जहां डॉल मतलब रॉक और सो मतलब स्टील, और यह नाम सिर्फ सबसे लॉयल फॉलोअर्स को दिया जाता है और अगर पसंद न हो तो वह बदल देगा। लेकिन क्रेमली जल्दी से कहता है कि वह एम्परर द्वारा दिए गए नाम की वैल्यू पर सवाल कैसे उठा सकता है। कंग जून संतुष्ट होकर कहता है कि अच्छा है, उसे नाम पसंद आया और मन ही मन सोचता है कि यह नाम बोंगू गेदोंग से तो कहीं बेहतर है, जो पहला नाम उसके दिमाग में आया था। बस शहर के स्टेशन पर रुकती है और कांग जून कहता है कि वे पहुंच गए हैं और अब उतरना चाहिए। डोल्सो यानी क्रेमली उतरते हुए आसपास देखता है और पूछता है कि अब कहां जा रहे हैं। कांग जून जवाब देता है कि गेट की ओर और डोल्सो की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह सोचता है कि गेट जरूर किसी मॉन्स्टर से भरी जगह होगी। हंसते हुए वह कहता है कि मास्टर ने बहुत सही डिसीजन लिया है। कांग जून पूछता है कि वह इतना एक्साइटेड क्यों है और डोल्सो फिलोसोफर वाले अंदाज में कहता है कि चाहे तलवार कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर उसे लंबे समय तक शीत में रखा जाए तो वह डल और जंग लगी हो जाती है। और वह जोड़ता है कि इतने समय बाद फिर से बैटलफील्ड पर लौटने का ख्याल ही उसे थ्रिल दे रहा है। चलते चलते कैंग जून कहता है कि शायद यह काम थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वे अंदर हंटर्स की तरह नहीं बल्कि पोर्टर्स की तरह जाएंगे। ये सुनते ही डोल्सो अचानक रुक जाता है और कांग जून समझाता है कि हंटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए जिसकी कीमत प्रति पर्सन 1 मिलियन वन है। ये सुनते ही डोल्सो सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि उसका मास्टर किसी भी हालत में पोर्टर का काम नहीं करेंगे। लोग रुक रुक कर देखने लगते हैं और कांग जून कहता है कि ड्रामा बंद करे क्योंकि सब देख रहे हैं, लेकिन डोल्सो जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि चाहे उसकी गर्दन पर तलवार रख दी जाए वह यह नहीं होने देगा। कंग जून का चेहरा धीरे धीरे अंधेरा पड़ जाता है और वह इंपोजिंग वॉइस में पूछता है कि क्या वह सच में नहीं उठेगा। फिर तेज लहजे में पूछता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। डोल्सो डर जाता है क्योंकि उसे हेवनली डीमन याद आ जाता
है जो मास्टर की वार्निंग अनसुनी करके मारा गया था, और वह तुरंत उठ खड़ा होता है और माफी मांगता है। कंग जुन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वह जानता है कि यह सब उसकी लॉयल्टी से आया है। फिर उसे शांत करते हुए समझाता है कि पोर्टर का डेली वेज करीब 3 लाख वन है। बस कुछ दिन काम करके वे रजिस्ट्रेशन फी और बिल्स भर लेंगे और उसके बाद यह जॉब छोड़ देंगे। तभी सीन के बाहर से किसी दूसरे आदमी की वॉइस आती है और वह आदमी पास आता है। वह हंटिंग क्लोथ्स पहने हुए है, पीठ पर बैकपैक लटकाए हुए पूछता है कि क्या वे आज के डी रैंक गेट के पोर्टर एप्लीकेंट्स हैं। सीन कट होकर पर्पल ग्लो से जगमगाते गेट के पास पहुंचता है, जहां गार्ड्स और कुछ पासर्स बाय गेट के चारों ओर फैले हुए हैं। कंग जुन हैरानी से देखता है कि लोग गेट के पास से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी किम बोंगू नाम का एक सी रैंक हंटर आगे आता है और उन्हें बाकी हंटर्स से मिलवाता है। लेकिन एक बड़ा गंजा हंटर ली बोंगचूल झुंझलाते हुए बोल पड़ता है कि ओल्ड मैन और स्किनी बॉय जैसे पोर्टर्स काम कैसे कर पाएंगे। डोल्सो शांत स्वर में कहता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और वह काम कर सकता है। वह अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन बोंगचुल मॉक करते हुए बीच में ही काट देता है और समझाता है कि पोर्टर्स का काम इतना कठिन है कि इवन स्ट्रांग पीपल भी इसे संभाल नहीं पाते। फिर वह पूछता है कि ओल्ड मैन और स्किनी बॉय यहाँ आखिर करेंगे क्या। टोल्सो मास्टर की ओर झुककर विस्पर करता है कि क्या उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन केंग जुन फर्मली कह देता है कि अभी टाइम नहीं आया है और याद दिलाता है कि पोर्टर्स के रूप में उन्हें सिर्फ कुछ दिन काम करना है ताकि आईडी कार्ड्स के लिए पैसा जमा किया जा सके। अब डोल्सो मास्टर की सोच समझ पाता है और एडमिरेशन के साथ सोचता है कि अगर यह विजडम न होती तो वह एक बड़ी मिस्टेक कर बैठता। कंग जून आगे बढ़कर पूछता है कि स्क्वाड लीडर कौन है और बोंगो जवाब देता है कि वही लीडर है। कंग जून सीधे पूछता है कि क्या वह उनके अनरिलायबल अपीयरेंस की वजह से उन्हें हायर करने में हेजिटेट कर रहा है। बोंगो इसे एडमिट कर लेता है, लेकिन कंग जून शांत स्वर में कहता है कि वे इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें कोई ट्रबल नहीं होगी। बोंगो हिचकिचा जाता है और उसके दिमाग में अपने परिवार की हालत घूमने लगती है। माँ हॉस्पिटल में है, बहुत पैसे चाहिए, बहन की एकेडमी फीस और फील्ड ट्रिप का खर्च भी है। आखिरकार वह डिसाइड करता है कि वह उन्हें टीम में एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वह यह गेट मिस नहीं कर सकता। बोंगचुल शॉक में उसे देखता है, लेकिन बोंग समझाता है कि यह डी रैंक गेटर है और कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि वे दोनों इसे हैंडल कर सकते हैं। आखिरकार बोंगचुल अनिच्छा से अग्री कर जाता है। बोंगो उसे धन्यवाद देता है, जिस पर बोंगचुल कहता है कि धन्यवाद की जरूरत नहीं है और बताता है कि टीम में एक एफ रैंक हंटर भी है जो फाइटिंग में उपयोगी नहीं होगा लेकिन लगेज उठाने में मदद कर सकता है। कंग जुन ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि कोई और भी है। तभी बोंगचुल एफ रैंक हंटर की ओर देखता है और उसे दौड़कर आने के लिए कहता है। एफ रैंक हंटर हांफते हुए आता है और माफी मांगता है। बैकग्राउंड में कैंग जुन सोचता है कि लोअर रैंक हंटर्स को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और अर्थ अब इनोक कॉन्टिनेंट से अलग नहीं है जहां स्ट्रॉन्ग वीक को प्रे करते हैं। बोंगचुल बैग्स जमीन पर फेंक देता है और चिल्लाता है कि सब क्या कर रहे हैं। फिर एफ रैंक हंटर से रूखेपन से कहता है कि पोर्टर्स की मदद के लिए पीछे रहो क्योंकि फ्रंट में जाने से वह सिर्फ हिंड्रेंस बनेगा। इसके बाद वह मुड़कर कांग जून को इग्नोरेंट कहता है और उंगली दिखाकर वार्निंग देता है कि वहां अपनी लाइफ की चिंता करने का लक्ष्य नहीं है, इसलिए उन्हें स्लो करने की हिम्मत मत करना। वही बात वह डल्सो से भी कहता है और डल्सो गुस्से में सोचता है कि यह इनसिग्निफिकेंट काउंटरपार्ट ऐसे कैसे बात कर सकता है। एफ रैंक हंटर आगे बढ़कर कहता है कि वह हेवीएस्ट लगेज उठाएगा। वह बताता है कि वह एफ रैंक है लेकिन अवेकेंट है, कॉम्बैट में यूजलेस हो सकता है लेकिन बैग्स आसानी से उठा सकता है। कांगजोन उसकी बात को अग्री करते हुए बैग हैंडओवर करता है। फिर कांगजोन के घूरने पर वो हंटर पूछता है कि कांगजोन उसे इस तरह क्यों घूम रहा है। कांगजोन तो सीरियसनेस के साथ एडवाइस देता है कि आज पैसा कमाना है इसलिए कोई ट्रबल नहीं चाहिए, जिससे हंटर कंफ्यूज्ड हो जाता है। कांगजोन शार्प केस देता है और हंटर को कहता है कि आज उसे कम से कम एंड तक वीक और नाइव होने का एक्ट करना है। वो कोल्डली कहता है कि सिर्फ लगेज उठाओ और क्वाइटली वापस जाओ। एंट्रेंस ऑफिस पहुंचते ही कंग जून अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या यही एंट्री प्रोसीजर है। डेस्क के पीछे बैठा एम्प्लॉय बोंग को बताता है कि उनका रिजर्वेशन गुरो डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन के पास वाले गेट के लिए कंफर्म है और वे अब अंदर जा सकते हैं। वह वार्निंग देता है कि भले ही यह डी रैंक गेट है लेकिन हाल ही में यहाँ कई फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं और इसे अब इन्वेस्टिगेशन साइट घोषित किया गया है। बोंगू चिंतित होकर वही शब्द दोहराता है तो एम्प्लॉय बताता है कि इसे अब इन्वेस्टिगेशन साइट घोषित किया गया है और कहता है कि डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है लेकिन वजह अब तक अननोन है, इसलिए
सावधान रहें। बाहर ग्लोइंग पर्पल गेट दिखाई देता है। सभी पार्टी मेंबर्स गेट में एंटर करने के लिए गेट के आगे खड़े होते हैं। बोंगू, बोंगचुल और एफ फ्रैंक हंटर गेट के अंदर जाते हैं। कांगजोन डोल्सो से कहता है कि अब उन्हें भी जाना चाहिए और डोसो सहमति में जवाब देता है। दोनों भी गेट में एंटर करते हैं। अंदर पहुंचते ही कांगजून के सामने एक काला वॉइड फैल जाता है जिसमें सिस्टम इंटरफेस दिखाई देता है। प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। कम्बैट स्ट्रेंथ डिटरमाइन की जाती है। अचीवमेंट्स लोड होती हैं और प्रोग्रेस परसेंटेज लगातार बढ़ता जाता है। आखिरकार 2 फाइनल मैसेजेस दिखाई देते हैं कि प्लेयर की फिजिकल एबिलिटी स्टैंडर्ड को एक्सीड करती है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट लोड नहीं हो सका और प्लेयर इनिशिएशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद टीम खुद को एक डार्क और डरावने फॉरेस्ट में पाती है। बोंगचुल कहता है कि इस गेट में कुछ गड़बड़ लग रही है और बोलता रहता है कि क्या उन्हें नहीं बताया गया था कि यहाँ अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स आएंगे। बोंगू पुष्टि करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी खत्म करना होगा। कांगजुन चुपचाप उनके पीछे चलता है। तभी उसके सामने एक विशाल ब्लू सिस्टम विंडो खुलती है जिस पर लिखा होता है कि प्लेयर का नाम ली कांगजुन है, क्लास नेक्रोमेंसर है और लेवल 1 है। नीचे उसके टाइटल्स और स्टैट्स सभी क्वेश्चन मार्क्स से भरे हुए हैं। विंडो बताती है कि उसका लेवल बहुत लो है, इसलिए फॉलोअर्स समन नहीं किए जा सकते। कांगजुन झुंझलाकर सोचता है कि यह पूरी तरह बेहुदा है क्योंकि उसकी ताकत को कोई मेजर ही नहीं कर सकता, तो फिर यह सिस्टम कैसे करेगा। वह डिवाइन पावर के अर्थ पर सोचता है और फिर टाइटल्स की तरफ ध्यान देता है। वह मानता है कि एब्सोल्यूट निक्रोमैंसर का टाइटल उसे तब मिला होगा जब उसकी ब्लैक मैजिक 9th सर्कल पर पहुंची थी। डायमेंशन इन्वेडर शायद तब मिला जब उसने कई डायमेंशंस को अर्थ लौटते समय अनजाने में संकट में डाल दिया था। डीमन स्लेयर तब जब उसने लाखों डीमंस को मारा था और ड्रैगन स्लेयर तब जब उसने एक ड्रैगन को खत्म किया था। आखिर में द वन हु प्लंडर्ड द वर्ल्ड ट्री देखकर वह हल्के से हंस देता है, याद करते हुए कि उसने स्पिरिट वर्ल्ड से वह डिवाइन ट्री सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि उसका पैलेस गार्डन खाली लग रहा था। उसे क्या पता था कि वह इतनी जल्दी सूख जाएगा। वह फॉलोअर्स सेक्शन देखता है और समझ जाता है कि लेवल बढ़ने पर वह अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉलोअर्स को समन कर सकेगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह सोचता है कि अगर क्रेम्स के अलावा वह इंपीरियल कोर्ट के मिनिस्टर्स, पैलेस, ट्रेजरी और मिलिट्री हेड्स को भी अर्थ पर बुला सके तो कितना कन्वीनियंट होगा। उसी वक्त बोंगचुल कांगजोन पर चिल्लाता है और आरोप लगाता है कि वह ध्यान भटकाकर सबकी जान जोखिम में डाल रहा है। इसके बाद ग्रुप आगे बढ़ता है। सामने घना और अंधेरा जंगल फैला है। आगे 3 हंटर्स चलते हैं और पीछे कांगजोन और डोल्सो की चाल अपेक्षाकृत धीमी रहती है। बोंगचुल घृणा भरी नजर से आसपास देखता है और कहता है कि यह जगह कितनी गंदी और भद्दी है, जिस पर बोंगू सहमति में सिर हिलाते हुए जोड़ता है कि उन्हें जल्दी से यह सब खत्म कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। एफ रैंक हंटर पीछे मुड़कर कांगजोन और डोल्सो की तरफ देखता है और उसी पल कांगजोन के मन में आता है कि क्या उन्हें बस यूं ही इनके पीछे चलते रहना चाहिए। तभी डोल्सो यानी क्रेम्सले धीरे से कांगजोन के पास झुककर फुसफुसाता है कि यह जगह हैरान कर देने वाली तरह से आरामदायक लग रही है। वह जोड़ता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है मानो उसका थका हुआ शरीर और मन फिर से ताज़ा हो रहा हो। कांगजोन हल्के स्वर में जवाब देता है कि अच्छा है, लेकिन चारों ओर फैले डेंस जंगल को देखते हुए सोचता है कि यहाँ तो अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे। उसके दिमाग में आता है कि ये जगह कुछ डेडलैंड्स जैसी लग रही है, वही फॉरबिडन एरिया जो कभी एनक्स कॉन्टिनेंट पर हुआ करती थी। और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आती है मानो लंबे समय बाद किसी चीज ने उसे रिफ्रेशिंग एहसास दिया हो। अचानक बोंगू हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा करता है और उसी पल पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसके हाथों में नीली चमकती मैजिकल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। बोंगचुल कहता है कि अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है और बोंगू दृढ़ता से सिर हिला देता है। ठीक सामने कई स्केलेटन मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो हर दिशा में गार्ड की तरफ फैले हुए हैं। बोंगू अपनी मैजिकल एनर्जी को संकेंद्रित करता है और एक मैजिकल क्रिस्टल बनाता है, फिर ताकत से उसे स्केलेटन मॉन्स्टर्स की ओर फेंक देता है। हमला जोरदार धमाके के साथ स्केलेटन को चीरता हुआ निकल जाता है और उसी से बाकी स्केलेटन भी अलर्ट हो जाते हैं। कांगजोन उस मैजिक एक्सप्लोजन को हल्के उत्साह के साथ देखता है जबकि मैजिकल एनर्जी लगातार स्केलेटन्स पर टूट पड़ती है। वह चुपचाप पूरे बैटल का इंस्पेक्शन करता है और सोचता है कि यह सब देखने में इंटरेस्टिंग है। इसी दौरान बोंगचुल अपनी बड़ी शील्ड उठाकर हमले रोकता है और कई स्केलेटन को गिरा देता है।
कुछ देर बाद जब लड़ाई खत्म होती है तो जमीन हड्डियों और टूटे टुकड़ों से भर जाती है। बोंगू राहत की सांस लेकर कहता है कि शायद बस इतना ही था, और फिर आदेश देता है कि पहले माना स्टोन्स इकट्ठे करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कांगजोन, डोल्सो और एफ रैंक हंटर टूटे हुए कब्रों और बिखरी हड्डियों के बीच से चमकते पर्पल पत्थर इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन फिर से हिलने लगती है और नई स्केलेटन की लहर हमला कर देती है। बोंगचुल गुस्से में चिल्लाता है कि क्या यह खत्म ही नहीं होंगे और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वह शील्ड से वार रोकते हुए सामने वाले स्केलेटन पर झुंझलाकर चिल्लाता है कि उसकी नजरों से दूर हो जाए। उसी वक्त कांगजोन शांत स्वर में चेतावनी देता है कि इस बार उसे सावधान रहना चाहिए। यह सुनकर बोंगचुल चिढ़कर पूछता है कि उसका मतलब क्या है, और कांगजोन जवाब देता है कि इनमें आर्चर्स भी हैं। बोंगचुल उपहास भरे स्वर में इसे बकवास कह देता है, लेकिन उसी पल तीरों की बौछार उसकी ओर आती है। वह बड़बड़ाते हुए शील्ड ऊपर उठाता है, मगर तीरों की चोट से शील्ड तक हिल जाती है। बोंगू और बोंगचुल दोनों शॉक में जम जाते हैं। उसी समय एक तीर सीधा कांगजोन के चेहरे की ओर बढ़ता है, लेकिन वह बिना हिले उसे हवा में आसानी से पकड़ लेता है और हल्की झुंझलाहट के साथ बुदबुदाता है कि ऐसा क्यों हुआ। यह दृश्य देखकर बोंगू हैरान रह जाता है और सोचता है कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, जबकि बोंगचुल इसे सिर्फ लग कहकर टाल देता है। कांगजोन गुस्से में उनकी ओर मुड़ता है और उन्हें ध्यान न देने के लिए डांटता है। कमांडिंग स्वर में कहता है कि उनकी लापरवाही से वह लगभग मर ही गया था। बोंगू उसे ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है कि क्या वह सच में मरने वाला था। फिर नीचे गिरे तीर को देखकर सोचता है कि क्या यह सच में सिर्फ लग थी। इसी बीच और स्केलेटन हमला कर देते हैं। बोंगू आदेश देता है कि पहले इन मॉन्स्टर्स को खत्म किया जाए और बोंगचुल भी सहमति में आगे बढ़ता है। बोंगू अपनी मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट करता है, जबकि बोंगचुल डिफेंस स्टांस में शील्ड थामे डटा रहता है। दोनों हंटर आगे बढ़कर स्केलेटन से भिड़ जाते हैं। पीछे डोल्सो दर्द से सिर पकड़ता है और कराहते हुए अपने मास्टर को पुकारता है, जबकि उस वक्त कांगजोन उसके साथ रॉक पेपर सिजर्स खेल रहा होता है और कहता है कि इस बार वह रॉक फेंकने का सोच रहा है, हालांकि शायद मन बदल दे। डोल्सो उससे मिन्नत करता है कि यह खेल बंद कर दे। शिकायत करता है कि हर बार वही पिटता है और कहता है कि इससे अच्छा तो उसे मार देना बेहतर होगा। पीछे खड़ा एफ रैंक हंटर यह सब चुपचाप देखता है और सोचता है कि यह आदमी कांगजोन उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। उसे कांगजोन की पहले की चेतावनी याद आती है कि उसे अपना एक्ट जारी रखना है। वह महसूस करता है कि कांगजोन ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे उसे कुछ पता हो, और मन में सवाल उठता है कि क्या यह आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो से जुड़ा है। इसी दौरान कांगजोन फिर से डोल्सो से पूछता है कि इस बार वह क्या फेंकेगा, लेकिन डोल्सो रिक्वेस्ट करता है कि वह ईमानदारी से खेले। एफ रैंक हंटर सिर हिलाता है और सोचता है कि ब्यूरो ऐसे पागल लोग नहीं भेज सकता। वह पीछे मुड़ता है और गंभीर चेहरे के साथ सोचता है कि वे अब मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। तभी बोंगचुल आखिरी स्केलेटन को खत्म करता है और कहता है कि शायद यही आखिरी था, जिसे बोंगू भी कंफर्म करता है और बोलता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया और अब वापस चलना चाहिए। अचानक एफ रैंक हंटर चौंक कर चिल्लाता है और पूछता है कि सामने वह क्या देख रहा है। सब उसकी दिशा में देखते हैं और धुंध के पार दूर कहीं किसी पुराने मोनेस्ट्री या कासल की आकृति दिखाई देती है। उसी वक्त बोंगू के सामने एक नीली सिस्टम विंडो उभरती है, जिस पर लिखा होता है कि हिडन डंजन अनलॉक हो गया है और डीमन वर्शिपर्स मॉनेस्ट्री अनलॉक्ड हो गई है। बोंगू हैरानी से सोचता है कि क्या यह सच में कोई हिडन डंजन है, और उसके दिमाग में एक तेज चमक दौड़ जाती है। वह जानता है कि ऐसे डंजन वही जगह होते हैं जहां लोग जैकपॉट मारते हैं, जहां प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स, रेयर मैजिक बुक्स और ऐसे ट्रेजर्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। और कभी कभी तो ऐसे डंजन में एलिक्सर्स भी छिपे होते हैं। बोंगू का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है और अब वह सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक एलिक्सर, वही दवा जो उसकी माँ को कोमा से जगा सकती है। उसे याद आता है कि ऑक्शंस में ऐसे एलिक्सर्स कितने एक्सपेंसिव दामों में बिकते हैं, इतने कि वह कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे एहसास होता है कि अगर उसे एक खुद मिल जाए तो यही उसका एकमात्र मौका है। अंदर ही अंदर वह ठान लेता है कि अब पीछे नहीं हटेगा और ऊंची आवाज में सबसे पूछता है कि हिडन डंजन के बारे में क्या करना चाहिए। बोंगचुल सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है कि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है और सोचता है कि अगर इसे रिपोर्ट किया गया तो ब्यूरो बस थोड़ा सा रिवॉर्ड देगा और सारे राइट्स अपने पास रख लेगा। बोंगू सुझाव देता है कि जब वे यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों न इसे खुद खत्म किया जाए। बोंगचुल शक में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उनकी यह टीम इसे पूरा कर पाएगी।
फिर साफ शब्दों में कह देता है कि असली पावर तो बस उन्हीं दोनों में है। बोंगो उसे मनाने की कोशिश करता है कि अब वे काफी स्ट्रांग हो चुके हैं और यह गेट अभी भी डी रैंक के अंदर आता है, इतना डेंजरस नहीं होना चाहिए। बोंगचुल की आंखों में ग्रीड चमक उठती है। वह सोचता है कि अगर इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वह हमेशा के लिए रिटायर हो सकता है। वह तीनों पोर्टर्स कांगजोन, डोल्सो और एफ रैंक हंटर की तरफ मुड़ता है और उनकी राय पूछता है। कांगजोन शांत स्वर में पूछता है कि क्या यह ओवर टाइम माना जाएगा और अगर हाँ तो ओवर टाइम पे कितना होगा। बोंगचुल अपना हाथ उठाता है और 5 उंगलियां दिखाकर कहता है कि वह यूजुअल से 5 गुना पे देगा, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। कांगजोन तेजी से हिसाब लगाता है। 3 लाख वन का डेली वेज अब 15 लाख वन हो जाएगा। वह बिना किसी हिचक के खुशी से मान जाता है, जबकि एफ रैंक हंटर थोड़े डर के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। बोंगचुल सिर हिलाकर कहता है कि डील तय हो गई है और रेड शुरू होने की घोषणा करता है, जिस पर बोंगो भी हामी भर देता है। तीनों पोर्टर्स हंटर्स के पीछे चल पड़ते हैं और जैसे जैसे वे उस गॉथिक स्टाइल मॉनेस्ट्री के करीब पहुंचते हैं, एफ रैंक हंटर के चेहरे से एक ठंडी डरावनी ऑरा हवा में फैलने लगती है। बोंगो धीमे स्वर में कहता है कि इस गेट में सच में कोई डरावनी एनर्जी है। फिर आगे बढ़कर घोषणा करता है कि वह सबसे पहले अंदर जाएगा। टीम विशाल दरवाजों से अंदर एंटर करती है और कांगजोन तुरंत नोटिस करता है कि अंदर असामान्य रूप से बहुत अंधेरा है। बोंगो सिर हिलाते हुए कहता है कि सबको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वे मुश्किल से कुछ ही कदम चलते हैं कि अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। बोंगो चिल्लाता है कि दरवाजा बंद हो रहा है, जबकि बोंगचुल घबराकर पीछे मुड़ता है और सोचता है कि क्या वे फंस गए हैं। कुछ ही पलों में दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। बोंगचुल गुस्से में पीछे दौड़ता है और दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिलता तक नहीं। झुंझलाकर वह दरवाजे पर मुक्का मारता है और तुरंत समझ जाता है कि जब तक यह जगह मॉन्स्टर से साफ नहीं होती तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। बोंगो शांत स्वर में उसे याद दिलाता है कि वे तो शुरुआत से ही इसे पूरा करने आए थे। कांगजोन अंदर ही अंदर सोचता है कि वर्स्ट केस में यह बस एक बैरियर स्पेल है जिसे वह चाहे तो तोड़ सकता है, और हल्के से कहता है कि अब आगे चलने का वक्त है। ग्रुप एक लंबे और अंधेरे कॉरिडोर से गुजरता है, जिसकी दीवारों पर अजीब और रहस्यमयी कार्विंग्स बनी हुई हैं। बोंगो धीमे स्वर में कहता है कि यह अजीब है कि अब तक उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। अचानक वह रुक जाता है और सबको रुकने का इशारा करता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है और बोंगचुल भी शॉक में नजर आता है। उनके सामने एक विशाल हॉल खुलता है, जहां चारों तरफ बिखरी हुई लाशें और खून के धब्बे पड़े हैं, जैसे यहां कोई भयानक जंग हुई हो। बोंगचुल बुदबुदाता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह क्या देख रहा है। बोंगो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर चुके हों। तभी एफ रैंक हंटर अचानक चिल्लाकर सबका ध्यान एक ओर खींचता है। हॉल के आखिरी सिरे पर एक खून से सना ऑल्टर खड़ा होता है, जिसके ऊपर एक पंखों वाले विशाल डीमन की मूर्ति बैठी है। कांगजोन शांत स्वर में सोचता है कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ है, और उसे एहसास होता है कि उसने ऐसा दृश्य कहीं पहले भी देखा है। बोंगो ऑल्टर की कार्विंग्स को गौर से देखता है और बोंगचुल बताता है कि यह किसी दूसरी दुनिया की लैंग्वेज जैसी लगती है। कांगजोन डोल्सो को आदेश देता है कि इसे ट्रांसलेट करे। डोल्सो आगे बढ़ता है और इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन शुरू करता है, फिर बताता है कि यह डीमन वर्ल्ड की लैंग्वेज में लिखी हुई है। बोंगचुल पूछता है कि क्या वह इन्हें पढ़ सकता है। डोल्सो अपना मोनोकल सीधा करता है और कहता है कि वह इन्हें जोर से पढ़ेगा। वह पहला हिस्सा पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि ट्रायल पास करना होगा और अपनी वर्थ साबित करनी होगी। डोल्सो इधर उधर बिखरी लाशों को देखते हुए समझाता है कि ट्रायल का मतलब शायद उन मॉन्स्टर्स से लड़ना था जो यहाँ गार्ड कर रहे थे, और अब जब सब मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है। डोल्सो आगे पढ़ता है जहाँ लिखा है कि फेथ और लॉयल्टी साबित करने के लिए 10 जीवित आत्माओं की सैक्रिफाइस ऑल्टर पर चढ़ानी होगी। ये सुनकर बोंगचुल घृणा से कहता है कि यह कैसा पागलपन है, लेकिन डोल्सो बिना रुके पढ़ता रहता है। उस प्लैक में आगे लिखा होता है कि हेल के गार्डियन की डिसेंट होगी और जो भी उसे झुककर अपॉलॉजी मांगेगा सिर्फ वही जीवित लौट पाएगा। डोल्सो ऑल्टर की ओर एडमिरेशन से देखता है और बताता है कि यह सब उसे बेहद फैसिनेटिंग लग रहा है। वह समझाता है कि यह ऑल्टर एक समनिंग स्पेल से एन्चांटेड है, इतना पावरफुल कि किसी हाई लेवल डीमन को भी समन किया जा सके। बोंगचुल गुस्से में चिल्लाता है, डोल्सो को पागल बूढ़ा कहता है और ऐसी बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है। डोल्सो शांत स्वर में पास चल रही कैंडल्स की ओर इशारा करता है और
और समझाता है कि वहां बने सिंबल्स फायर ऑफ हेल को दर्शाते हैं। वह बताता है कि यह इटर्नल फ्लेम है जो लाइफ फोर्स पर पलती है और डीमंस को समन करने के लिए एक कॉमन कैटलिस्ट होती है। वह आगे जोड़ता है कि हर फ्लेम एक व्यक्ति की जिंदगी लेती है और ऑल्टर पर पहले से 9 कैंडल्स जल रही हैं, जिसका मतलब है कि 9 सैक्रिफाइसेस दी जा चुकी हैं और बस एक और लाइफ के साथ रिचुअल पूरा हो जाएगा। बोंगचुल घबरा कर पूछता है कि क्या यह सब किसी डीमन को बुलाने और उससे दया की भीख मांगने का तरीका है, और डोल्सो पुष्टि करता है कि प्लाक में यही लिखा है। बोंगचुल ताने भरे स्वर में पूछता है कि क्या वे सब सच में इस पागलपन पर विश्वास कर रहे हैं। उसी पल एफ रैंक हंटर आगे बढ़ता है और उसका चेहरा गहरा पड़ चुका होता है। वह कहता है कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। बोंगचुल उलझन में पूछता है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन एफ रैंक हंटर की आवाज भारी हो जाती है और वह ठंडे स्वर में कहता है कि टाइम आ गया है और अब उनमें से एक को मरना होगा। बोंगचुल घबराकर पीछे हटता है और समझ नहीं पाता कि एफ रैंक हंटर की आंखों में वह अजीब नजर क्यों है। अगले ही पल एफ रैंक हंटर पागलों की तरह जोर से हंसने लगता है। बोंगचुल गुस्से में चिल्लाता है, उसे घटिया इंसान कहता है और बोलता है कि यह हंसी का वक्त नहीं है। बोंगू डर के मारे पीछे हट जाता है। एफ रैंक हंटर सार्कास्टिक तरीके से माफी मांगता है और कहता है कि सबके डरे हुए चेहरे इतने पैथेटिक लग रहे थे कि वह हंसी रोक नहीं पाया। फिर ठंडी आवाज में कहता है कि अब टाइम आ गया है तय करने का। अगला सैक्रिफाइस कौन होगा और इस टीम का सबसे बेकार इंसान आखिर है कौन। बोंगू विरोध करता है और जोर देकर कहता है कि अगर ध्यान से खोजा जाए तो सबको जिंदा बाहर निकालने का कोई रास्ता जरूर होगा। वहीं बोंगचुल मन ही मन सोचता है कि यह आदमी शायद पागल है और यह भी जोड़ देता है कि अगर किसी को मरना ही है तो वह वही होना चाहिए जिसने जिंदगी काफी जी ली हो। उसकी नजर धीरे धीरे घूमकर डोल्सो पर टिक जाती है। डोल्सो उस नजर को महसूस करता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद जिसने काफी जी लिया वाली बात उसी के लिए कही गई है। फिर उसे याद आता है कि वह इंसान है ही नहीं और डरते हुए सोचता है कि कहीं यह इशारा उसके मास्टर की ओर तो नहीं, उस कांगजोन की ओर जो 300 साल से जिंदा है। डोल्सो हल्की आवाज में अपने मास्टर को रिपोर्ट देता है कि वे लोग मास्टर को निशाना बना रहे हैं, लेकिन कांगजोन शांत चेहरे से उसकी ओर देखता है और बताता है कि बात डोल्सो की हो रही है। डोल्सो हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में उसी की बात हो रही है, और कांगजोन उसी शांत लहजे में स्वीकार करता है कि हाँ वही है। फिर वह उसे चुप रहने को कहता है और डोल्सो बिना कुछ बोले उसकी इच्छा के आगे झुक जाता है। उसी वक्त बोंगू जोर से चिल्लाता है कि किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सबके बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बोंगचुल गुस्से में बोंगू पर बरस पड़ता है और कहता है कि वह अब भी संत बनने का एक्ट कर रहा है। यह भी जोड़ देता है कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो सब यहीं फंसकर मर जाएंगे। वह चिल्लाकर कहता है कि यह सब बोंगू की वजह से हुआ, जिसने यह मुद्दा उठाया था। बोंगू उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि सही या गलत पर बहस करने से कुछ नहीं बदलेगा। बोंगचुल नफरत भरी नजर से उसे देखता है और कहता है कि अगर वह आखिर तक यह ढोंग निभाना चाहता है तो उसे ही मरना चाहिए। बोंगू हैरानी से पूछता है कि उसका मतलब क्या है, जिस पर बोंगचुल तंज कसता है कि क्या उसे सच में समझ नहीं आया। अचानक दोनों की नजर एफ रैंक हंटर की ओर जाती है, जो फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि यह तमाशा कितना मजेदार है। लोग जब गिरते हैं तो अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। बोंगचुल गुस्से में उसकी ओर मुड़कर पूछता है कि उसे क्या हो गया है। एफ रैंक हंटर मुस्कुराता है और कहता है कि अब और झगड़ने की जरूरत नहीं है, मामला साफ हो चुका है। फिर वह अपना असली चेहरा दिखाता है और बताता है कि उसका इरादा शुरू से ही सबको मारने का था। उसके हाथों के चारों तरफ डार्क एनर्जी का माना बनने लगता है और उसकी प्रतिक्रिया जमीन पर पड़े शवों के साथ साफ दिखाई देती है। डार्क एनर्जी की लहर के साथ जमीन से स्केलेटन्स उठ खड़े होते हैं। बोंगचुल डर से कांप उठता है और समझ जाता है कि वह एक नेक्रोमैंसर है, एक नेक्रोमैंसर जो अब तक एफ रैंक हंटर का नाटक कर रहा था। वह डेविलिश मुस्कान के साथ कहता है कि आखिरकार सबने उसकी असली पहचान देख ली। फिर वह बताता है कि वह एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो अलायंस से जुड़ा हुआ एक हंटर किलर है और बोंगचुल को सुधारते हुए कहता है कि वह गार्बेज रैंक का नहीं बल्कि ए रैंक का है। अलायंस का नाम सुनते ही बोंगचुल चौंक जाता है और उसे याद आता है कि यह वही लोग हैं जो हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो के खिलाफ हैं और मानते हैं कि जिनके पास पावर है वही वेल्थ और अथॉरिटी के हकदार हैं। उसे एहसास होता है कि यह आदमी उन हंटर्स को ट्रिक करके मारता है जो मैनेजमेंट ब्यूरो से जुड़े होते हैं। वह नेक्रोमैंसर द्वारा बुलाए गए स्केलेटन्स की फौज को देखता है और अंदाजा लगाता है कि उनकी संख्या 20 या 30 तक हो सकती है और अब उन्हें एक ए रैंक
किलर का भी सामना करना है। बोंगचुल टूटते हुए कहता है कि जीतने का कोई चांस नहीं है और घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन बोंगू गुस्से में चिल्लाता है कि कम से कम लड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए। नेक्रोमैंसर आगे बढ़ता है, गिरे हुए बोंगचुल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए और ग्रेट काज के लिए खुद को बलिदान कर देना चाहिए। उसी पल कांगजोन आगे बढ़ता है और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए। वह बताता है कि इन लोगों को अभी मारना थोड़ी परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि उसने अब तक अपनी पेमेंट रिसीव नहीं की है। कांगजोन नेक्रोमैंसर को याद दिलाता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अंत तक नाटक जारी रखना बेहतर होता। जब नेक्रोमैंसर पूछता है कि क्या वह मैनेजमेंट ब्यूरो से है, तो कांगजोन मना कर देता है, लेकिन नेक्रोमैंसर जिद करता है कि वह आखिर है कहां से। कांगजोन सहज स्वर में जवाब देता है कि वह सिलिमडोंग के अपने घर से आया है। नेक्रोमैंसर समझ जाता है कि कांगजोन कुछ भी बताने वाला नहीं है। नेक्रोमैंसर फिर पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। कांगजोन ताना मारते हुए जवाब देता है कि वह सीधे सिलिम स्टेशन से बस पकड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया है। ये जवाब नेक्रोमैंसर को पूरी तरह बेकार लगता है, लेकिन कांगजोन कंधे उचकाते हुए कहता है कि वह वैसे भी शिकायत ही करता, चाहे जवाब मिले या न मिले। इसके बाद वह बात बदल देता है और नेक्रोमैंसर से पूछता है कि उसने डीमन समन करने का प्लान क्यों बनाया था। नेक्रोमैंसर बताता है कि वह मरबस को बुलाना चाहता था, 72 महान डीमंस में से एक। कांगजोन उस नाम को ऐसे दोहराता है जैसे वह उसे पहले से जानता हो। नेक्रोमैंसर आगे कहता है कि वह मार्बस को अपनी लॉयल्टी अर्पित करेगा और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, लेकिन कांगजोन अंदर ही अंदर सोचता है कि अब सब कुछ साफ हो गया है। नेक्रोमैंसर ठंडी दृढ़ता के साथ अपनी बात जारी रखता है कि वह मार्बस की इमेंस पावर लेकर दुनिया का नया ऑर्डर बनाना चाहता है, जबकि कांगजोन अपने ही ख्यालों में डूबा सोचता है कि उसे काफी देर से लग रहा था कि इस डीमन की शक्ल कहीं देखी हुई है। कांगजोन याद करता है कि पहले इन्वेजन में उसने 72 में से ज्यादातर डीमंस को खुद मार दिया था और मन ही मन अंदाजा लगाता है कि शायद मार्बस उन्हीं में से एक था जो किसी तरह भाग निकला था। उसी बीच नेक्रोमांसर अपनी दुनिया में खोया हुआ ठंडे स्वर में घोषणा करता है कि ग्रेट कॉज के लिए कांगजोन को मरना होगा। वह ब्लैक मैजिक छोड़ता है और कई स्केलेटल और शैडोवी फिगर्स को समन करता है। बोंगचुल निराशा से भर जाता है और सोचता है कि वह ऐसी बेवकूफ़ी भरी मौत मरने वाला है, जबकि बोंगू सबसे माफ़ी मांगता है और मान लेता है कि उसकी ग्रीड ने सबको इस हाल में पहुंचा दिया। तभी कांगजोन आगे बढ़ता है और बोंगू के पास से गुजरते हुए शांत स्वर में कहता है कि मौत एक दिन सबको आएगी, लेकिन आज नहीं। वह नेक्रोमैंसर की ओर बढ़ते हुए ठंडे लहजे में जोड़ता है कि अगर बोंगू को मरना ही है तो पहले उसकी मजदूरी चुका दी जाए। जैसे ही उसके शब्द खत्म होते हैं, एक विशाल ब्लैक पर्पल माना की लहर पूरे हॉल में फैल जाती है। बोंगू यह देखकर पूरी तरह शॉक में पड़ जाता है और नेक्रोमैंसर भी सदमे में कांगजोन को देखता रह जाता है, समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे संभव है। डर से कांपते हुए नेक्रोमैंसर महसूस करता है कि कांगजोन की ब्लैक माना उसकी अपनी माना से मिलती जुलती है, लेकिन उसका लेवल कई गुना ज्यादा है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और उनमें कांगजोन की इमेज चमकने लगती है। कांगजोन के पीछे एक विशाल हॉरिफाइंग शैडो उभर आती है, मानो डेथ खुद उसके पीछे खड़ी हो। नेक्रोमैंसर पैनिक में चीख उठता है और उसी पल समझ जाता है कि उसके सामने डेथ खड़ा है। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ता है और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता है, उसे भागना होगा। उसी मोमेंट कांगजोन गूंजती हुई आवाज में क्रेम्स को पुकारता है और आदेश देता है कि सम्मान की तैयारी शुरू करो। डोल्सो की आंखें लाल चमक उठती हैं और वह भारी स्वर में अनाउंस करता है कि एक इरेगुलर कैटास्ट्रोफी का आगमन हो चुका है। उसकी आवाज और तेज हो जाती है और वह सबको इंपोजिंग ऑर्डर देता है कि हिज मैजेस्टी द एम्परर को रिस्पेक्ट दिखाओ। उसकी घोषणा का अंत कांपते हुए नेक्रोमैंसर की ओर होता है। चारों तरफ ब्लैक डिमोनिक एनर्जी का भंवर उठता है और स्केलेटन्स एक एक करके घुटनों पर गिर जाते हैं। सीन मानो ठहर जाता है और पीक सिनेमा में पहुंच जाता है। सारे स्केलेटन जमीन पर घुटनों के बल कांगजोन को अल्टीमेट रिस्पेक्ट दिखाते हैं और क्रेम्स भी अपने मास्टर के सामने झुक जाता है। बोंगू पूरी तरह शॉक में यह सब देखता रहता है और उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, आखिर यह हो क्या रहा है। उसी बीच वह नेक्रोमैंसर, जो अब तक खुद को एफ्रैंक हंटर दिखा रहा था, कांगजोन के सामने गिरकर माफी मांगने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। कांगजोन के चारों ओर डार्क एनर्जी ऑरा घूमता रहता है और वह शांत लहजे में कहता है कि सच कहें तो वह भी हमेशा बस एक नॉर्मल लाइफ ही चाहता था,
वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, घुटनों के बल बैठे नेक्रोमेंसर के सामने रुकता है और कहता है कि वह हमेशा एक सिंपल और शांत जीवन चाहता था, ऐसा जिसमें किसी का ध्यान ही न जाए। कांग सोन नेक्रोमेंसर का चेहरा पकड़ता है और उसे ऊपर देखने पर मजबूर करता है। फिर हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है कि जिस तरह वह अपनी इच्छा को नोबल दिखाने की कोशिश कर रहा है वह काफी मजेदार है। अचानक कांग सोन की आंखें लाल चमकने लगती हैं और उनमें एक अजीब सा सिंबल घूमता दिखाई देता है, बिल्कुल इटाची की शेरिंगन की तरह, और वही इमेज सीधे नेक्रोमेंसर की डरी हुई आंखों में उतर जाती है। डोल्सो तुरंत समझ जाता है कि उसके मास्टर ने अपना मिस्टिक आइज एक्टिवेट कर दिया है। वह बताता है कि यह एक हाई लेवल इल्यूशन टेक्निक है जिसमें जो भी मास्टर की आंखों में देख लेता है वह नाइटमेयर जैसी विजन्स में फंस जाता है। वह समझाता है कि मास्टर और विक्टिम के बीच जितना बड़ा पावर गैप होता है उतना ही भयानक हेल उसे नजर आता है। बोंगू अब भी पूरी कंफ्यूजन में खड़ा है और समझ नहीं पा रहा कि उसके सामने आखिर हो क्या रहा है, जबकि नेक्रोमांसर इल्यूजन के असर से जमीन पर लुढ़कते हुए जोर जोर से चीखता है। बोंगू कांपते हुए कांगजोन की ओर देखता है और सोचता है कि यह आदमी आखिर है कौन। तभी कांगजोन अपनी नजर उसकी तरफ मोड़ता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या वह भी नेक्रोमेंसर जैसा अंजाम चाहता है। बोंगू डर के मारे तुरंत मना करता है। कांगजोन उसे चेतावनी देता है कि अपने शब्द संभाल कर बोले। उसी वक्त डोल्सो आगे बढ़ता है, अपने मास्टर से अनुमति मांगते हुए पूछता है कि क्या उन्हें बोंगू को भी मार देना चाहिए ताकि वह किसी को कुछ बता ना सके। बोंगू यह सुनते ही पूरी तरह पैनिक में आ जाता है, लेकिन कांगजोन शांत स्वर में जवाब देता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उसने पहले ही उस पर प्रोहिबिशन स्पेल डाल दिया है। डोल्सो सुझाव देता है कि अब उन्हें डीमन समनिंग पर फोकस करना चाहिए और साथ ही यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। कांगजोन सहमति में सिर हिलाता है और जोड़ता है कि अगर बुलाया गया डीमन कोऑपरेट नहीं करता तो वे उसे भी खत्म कर देंगे और फिर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। कांगजोन अपनी नजर निक्रोमांसर के निर्जीव शरीर पर डालता है और नीलिंग स्केलेटन्स को आदेश देता है कि डीमन समनिंग शुरू करें। स्केलेटन्स तुरंत उठ खड़े होते हैं, निक्रोमांसर की लाश को घसीटते हुए ऑल्टर तक ले जाते हैं और उसे ठीक बीच में रख देते हैं। उनमें से एक स्केलेटन अपनी तलवार उठाता है और सैक्रिफाइस को पूरा करता है। 10वीं बलि पूरी हो जाती है। खून चारों ओर फैल जाता है और बोंगो डर के मारे अपना मुंह ढक लेता है। उसी पल ऑल्टर पर रखी 10वीं और आखिरी कैंडल जल उठती है। अगले ही पल ऑल्टर से जबरदस्त डार्क एनर्जी फूट पड़ती है जो बोंगू को पीछे उछाल देती है। ऑल्टर के ऊपर एक विशाल पंखों वाला गार्गोयल जैसा डरावना मॉन्स्टर उभरता है और उसका शरीर कांपता है मानो वह सदियों की नींद से जागा हो। कांगजोन उस क्रीचर को देखकर हल्के सेटर के साथ टिप्पणी करता है कि उसका एंट्रेंस काफी इंप्रेसिव है। उसी समय समंड डीमन मारबास अपने भीतर की यादों में डूबा हुआ है। वह सदियों पहले का वह दिन याद करता है जब उसने अपने ही ब्रदर्स का एक्सटर्मिनेशन अपनी आंखों से देखा था। कुछ ही बचे थे जो उस नरसंहार से भागकर जिंदा रह पाए थे। वह याद करता है कि उस युद्ध में अपनी पावर खोने के बाद वह एक कमजोर भगोड़ा बन गया था जो अनगिनत डिमेंशंस में भटकता रहा, लेकिन एक चीज ने उसे जिंदा रखा था, बदले की जलती हुई इच्छा। मार्बस गरजता है और उसकी आवाज पूरे हॉल को हिला देती है। वह पूछता है कि किसने उसकी समनिंग की हिम्मत की है, कौन बेहतर डीमंस में से एक हेल के गेटकीपर से पैक्ट करने की सोच रहा है। वह घोषणा करता है कि यह जगह उसकी पावर दोबारा बनाने के लिए परफेक्ट है और वह इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तभी कांगजोन उसे देखता है और थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि अब उसे याद आ गया है कि वह कौन है। मार्बस हल्का सा उलझ जाता है और सोचता है कि यह आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है। कांगजोन हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वह वही है जो उस समय सबसे पहले भागा था। मार्बस की आंखें डर से फैल जाती हैं और वह धीरे से बुदबुदाता है कि क्या वह सच में इमोर्टल है। कांगजोन हल्के सरकज्म के साथ जवाब देता है कि अगर कोई काफी देर तक जिए तो उससे सबसे फिर मुलाकात हो ही जाती है, और जोड़ता है कि उसे यहाँ देखकर थोड़ा मजा आ रहा है। डरा हुआ मार्बस पूछता है कि इमोर्टल इस बेकार और वीरान डायमेंशन में क्या कर रहा है। कांगजोन सहज लहजे में जवाब देता है कि यह उसकी होम टाउन है। मार्बस तुरंत अपनी बात बदल देता है और कहता है कि यह वाकई एक शानदार डायमेंशन है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जान जाता है कि वह मरने वाला है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब 72 डीमंस ने मिलकर लड़ाई की थी तब भी वे कुत्तों की तरह हार गए थे। इस हालत में वह अकेला इमोर्टल का सामना नहीं कर सकता। वह तय करता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वह भाग जाएगा, अपने बचे हुए भाइयों को इकट्ठा करेगा और बदला लेगा।
वर्तमान में वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और कांगजोन को ग्रेट किंग ऑफ डेथ कहकर संबोधित करते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। कांगजोन उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वह नॉर्मल तरीके से बोले। मरबास तुरंत विनम्र होकर कहता है कि वह इस समनिंग रिचुअल में जबरन खींचा गया था और उसका कभी भी इमॉर्टल के होमलैंड में घुसने का इरादा नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए वादा करता है कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और किसी दूर डायमेंशन में जाकर शांत जीवन जिएगा। कांगजोन उसकी बात ध्यान से सुनता है और कहता है कि उसने समझ लिया है। मरबास उलझन में उसकी ओर देखता है। कांगजोन दोहराता है कि वह जा सकता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि सुबिन शायद उसका इंतजार कर रही होगी। उन्हें काम खत्म करके घर लौटना चाहिए। मरबस राहत की सांस लेकर इमॉर्टल का धन्यवाद करता है और उसकी ग्रेस को अनंत बताता है। वह पीछे मुड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी कांगजोन को अचानक 365 डेज पेरेंटिंग गाइड में पढ़ी बात याद आती है कि बच्चों की इमोशनल ग्रोथ के लिए पेट्स काफी मददगार होते हैं और जिनका बचपन पेट्स के साथ बीतता है उनका आईक्यू और एम्पैथी दोनों ज्यादा होता है। मारबास सावधानी से पीछे हट ही रहा होता है कि कांगजोन उसे रुकने के लिए कह देता है। मारबास डर के मारे वहीं ठिठक जाता है और कांपती आवाज में पूछता है कि अब क्या चाहिए। कांगजोन उसकी तरफ देखकर बेहद सहजता से आदेश देता है कि वह भौंके। मारबास सन्न रह जाता है और समझ नहीं पाता कि उसने सही सुना भी है या नहीं। कांगजोन फिर दोहराता है कि भौंको। भीतर ही भीतर मारबास गुस्से से चल उठता है और सोचता है कि इमॉर्टल की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, लेकिन डर और मजबूरी के बीच वह शर्मिंदगी के साथ भौंकता है। उसका शरीर कांपता रहता है और वह सोचता है कि उसे इतनी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन में कैसे डाल दिया गया। कांगजोन उसे ठंडी नजरों से देखता है और कहता है कि और कोशिश करो। आखिरकार मरबस और जोर से भौंकता है और मन ही मन ठान लेता है कि आज का अपमान वह कभी नहीं भूलेगा। कांगजोन टिप्पणी करता है कि वह इसमें अच्छा है, जिस पर मरबास अपमानित होते हुए भी कहता है कि यह उसके लिए सम्मान की बात है। कांगजोन साफ कर देता है कि वह इसे तारीफ के तौर पर नहीं कह रहा है, बल्कि सच में वह बिल्कुल एक कुत्ते जैसा लग रहा है। डोल्सो भी हंसता है और सहमति जताता है। मरबास अंदर ही अंदर चल रहा होता है और यकीन नहीं कर पाता कि वह जो 72 डीमंस में से एक था और पूरे डीमन वर्ल्ड पर राज करता था, अब इस हालत में है। कांगजोन कहता है कि वह पास हो गया है और पूछता है कि क्या वह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मारबास उलझन में पूछता है कि वह किस रूप में ट्रांसफॉर्म करे। कांगजोन सोचने लगता है कि 3 साल की बच्ची को किस तरह का पपी पसंद आएगा। मरबस पैनिक में होता है और सोचता है कि वह डीमंस में भी डीमन है, पावर और क्रूरता के लिए फेमस, लेकिन अगले ही पल वह एक चबुला कोर्गी बन जाता है और खुद पर यकीन नहीं कर पाता। कांगजोन कहता है कि वह क्यूटी है, लेकिन कुछ ऑफ लग रहा है। डोल्सो पूछता है कि क्या यह पेट डॉग के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, मगर कांगजोन डिसएग्री करता है और कहता है कि वह बहुत वीक दिखता है और उसके लेग्स थोड़े छोटे हैं, इसलिए मूवमेंट कमजोर हो सकती है। कॉर्गी के रूप में मारबास सोचता है कि ये लोग उसे कितनी आसानी से नीचा दिखा रहे हैं और वह इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। कांगजोन ठंडे स्वर में कहता है कि कुछ और ट्राई करो, और कांपता हुआ मारबास मान जाता है। वह फ्लफी व्हाइट पोमेरेनियन बनता है। कांगजोन अगला रूप कहता है और वह लॉन्ग हेयर डॉग में बदल जाता है। फिर अगले रूप में वह डचशंट बनता है, लेकिन कांगजोन साफ तौर पर इनवाइट हो जाता है और उसे फिर से अगला रूप दिखाने का आदेश देता है। मारबस फिर से कोर्गी के रूप में लौट आता है तो कांगजोन उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि वह क्या कर रहा है। कांगजोन की आंखें संकरी हो जाती हैं और वह अगला रूप दिखाने का आदेश देता है। मारबस पूरी तरह डेस्परेट होकर एक छोटा डोबरमैन बन जाता है। कांगजोन यह देखते ही कहता है कि यह अब तक का सबसे बेहतर है और डोबरमैन के सिर पर हाथ फेरता है। मारबस अंदर ही अंदर आग में चलता है और सोचता है कि उसे सिर्फ एक कुत्ते की तरह पेट किया जा रहा है, लेकिन उसी पल कांगजोन के टच से उसे अजीब सा सुकून महसूस होता है और उसका मन करता है कि वह अपनी टेल हिला दे। डोल्सो टिप्पणी करता है कि यह मास्टर और प्रिंसेस सोल की टेस्ट के बीच एक परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा और जोड़ता है कि प्रिंसेस को यह जरूर पसंद आएगा। कांगजोन मारबस को उठाकर बोंगू की ओर देखता है और उसकी राय पूछता है। बोंगू पूरी तरह अमेज्ड और सम्मान से भरे स्वर में कहता है कि वह वाकई वंडरफुल लग रहा है। कांगजोन संतुष्ट होकर कहता है कि अब वापस जाने का समय है और मारबस को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़ जाता है। मारबस बेहद ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन भी हो रही है।
कांगजोन और डोल्सो जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी बोंगू उन्हें सर कहकर रोकता है। कांगजोन पूछता है कि वह उसे क्यों बुला रहा है। बोंगू समझाता है कि बॉडी कलेक्ट करना बेहतर होगा ताकि मामला स्लेल्थली हैंडल किया जा सके। कांगजोन क्लैरिफिकेशन मांगता है और बोंगू बताता है कि यह एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो से जुड़ा एक मेजर इंसिडेंट है और ब्यूरो इसे डीपली इन्वेस्टिगेट करेगा। कांगजोन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे ट्रबलसम इंसिडेंट्स और अननेसेसरी अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है। वह बोंगू की ओर देखकर कहता है कि वह अमेजिंग था और उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है, जिससे बोंगू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। कांगजोन उसके शोल्डर को हल्के से छूकर कहता है कि वह वाकई अमेजिंग है क्योंकि उसने एक सिंगल ब्लो में क्रिमिनल को खत्म किया। ये सुनकर बोंगू पसीने से भर जाता है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वह कांपती आवाज में कहता है कि उसने तो बस वही किया जो जरूरी था। कांगजोन उसके शोल्डर को पैट करता है और उसकी शार्प एटीट्यूड की अप्रिशिएशन करता है। तभी ब्लड स्टेन्ड ऑल्टर पर एक ग्लोइंग ब्लू पोर्टल खुलता है और सब लोग उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं। बाहर पहुंचते ही बोंगचुल को तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल की ओर भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद गेट के बाहर बोंगू एक ब्यूरो ऑफिशियल से बात कर रहा होता है। ऑफिशियल कहता है कि यह घटना बिल्कुल आसमान से बिजली गिरने जैसी थी, लेकिन राहत की बात है कि सब सुरक्षित लौट आए। वह बताता है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आ चुकी है और मरा हुआ आदमी एंटी मैनेजमेंट ब्यूरो का किलर था। ऑफिशियल आगे बताता है कि स्पेशल टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी और बोंगू से एडिशनल टेस्टिमोनी ली जाएगी। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के बाद मीडिया में भी अनाउंसमेंट होगा। बोंगू अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या यह इंसिडेंट सच में पब्लिक किया जाएगा। वह यह भी सोचता है कि अगर कांगजोन नहीं होता तो वह भी मर चुका होता। ऑफिशियल टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या बोंगू ने रीसेंट सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है, जिससे बोंगू और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। ऑफिशियल समझाता है कि रिपोर्ट में लिखा है कि बोंगू ने अकेले ए रैंक हंटर किलर को एलिमिनेट किया। बोंगू नर्वस होकर कहता है कि वह सिर्फ लकी था। ऑफिशियल सलाह देता है कि एक्सेसिव मॉडेस्टी कभी कभी छर बन सकती है और यह भी बताता है कि मरे हुए हंटर किलर पर भारी बाउंटी थी, जिसे सुनकर बोंगू हैरान रह जाता है। ऑफिशियल कंफर्म करता है कि बाउंटी सैकड़ों मिलियंस में थी और ब्यूरो उसे रिवॉर्ड देगा। वह एक्साइटमेंट के साथ जोड़ता है कि मेजर गिल्ड्स खुद कॉल करेंगी और बोंगू ओवरनाइट स्टार बन जाएगा। बोंगू अपने दिमाग में हेडलाइंस की कल्पना करता है, नेशनल हीरो सी रैंक रूकी बोंगू, जिसने ए रैंक किलर को सिंगल ब्लो में एलिमिनेट किया। लेकिन उसी के साथ उसे लगता है कि यह सब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। फिर भी वह मानता है कि कांगजोन ने सच में उसकी जान बचाई है। दूसरी ओर कांगजोन और डोल्सो एक टीटीओ पॉकी फूड ट्रक के पास खड़े होते हैं। दूर से बोंगू उन्हें खाते हुए देखता है और सोचता है कि उस इंसान की असली आइडेंटिटी आखिर क्या है। उसे याद आता है कि कांगजोन ने अ रैंक किलर को बिना एक उंगली उठाए सबड्यू कर दिया था और बॉस मॉन्स्टर भी अपनी जान की भीख मांग रहा था। वह सोचता है कि कांगजोन पोर्टर डिस्गिस में क्यों है और क्या वह ब्यूरो से कोई फ्यूजिट है, लेकिन फिर खुद ही इस ख्याल को खारिज कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांगजोन उसे भी मार देता। आखिरकार बोंगू इस नतीजे पर पहुंचता है कि कांगजोन कम से कम एस रैंक है और चाहे वह उसकी ट्रू आइडेंटिटी गेस न कर पाए, उसे किसी भी हाल में उसका डिसाइपल बनना चाहिए ताकि वह स्ट्रांग बन सके और एलिक्सिर हासिल